Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। बच्चों, इन द लास्ट क्लास हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को समझ रहे थे और फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स में आपने कुछ अलग अलग तरह के फॉर्मूले पढ़े। लाइफ टाइम तक तो मैंने आपको बता दिया था कि लाइफ टाइम जो है इन्फिनाइट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, बट अभी हम लोगों ने हाफ लाइफ टाइम के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाए थे। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं हाफ लाइफ टाइम के बारे में। देखो, जहां तक कल हो गया था जस्ट उसी के आगे मैं आपको बढ़ा रहा हूं। हाफ लाइफ टाइम की अगर बात की जाए तो ये किसी भी इक्वेशन का वो टाइम होता है जिस पर वो रिएक्शन अपनी क्वांटिटी का जस्ट आधा कंप्लीट खत्म करके प्रोडक्ट में पहुंच जाए। कोई रिएक्टेंट जो है वो अपने आप को कन्वर्ट करके अपनी क्वांटिटी का हाफ कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में पहुंच जाए, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। अब देखो समझो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था AT इज इक्वल टू, मतलब कि किसी टाइम t पर जो कंसंट्रेशन होता है दैट इज A नॉट इंटू E की पावर माइनस KT, ये आप लोगों ने पढ़ा था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था बेटा, एक कॉन्सेप्ट आपने ये भी पढ़ा था K इज इक्वल टू, K इज इक्वल टू नहीं, T इज इक्वल टू, या K इज इक्वल टू बोल दो, K इक्वल टू 1/T इंटू ln A नॉट अपॉन A नॉट माइनस x। ये भी आपने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट अभी पीछे। तो अगर मैं इस सेकेंड वाली इक्वेशन से जाऊं, फर्स्ट वाले को छोड़ रहा हूं, अगर मैं सेकेंड वाली इक्वेशन से जाऊं कि इस इक्वेशन में जो आपके पास है इसमें मैं t को ले लूं t हाफ, तो x कितना होगा? x होगा बेटा A नॉट बाई 2, ये होगा x। भाई रिएक्शन में अगर x फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और इनिशियली कंसंट्रेशन था A नॉट, तो हाफ लाइफ टाइम तो वो टाइम है जिस पर ये कंसंट्रेशन अपना जस्ट आधा यानी कि A नॉट बाई 2 को खत्म कर देगा। तो वही तो बनेगा, इतना ही तो बना होगा x। तो अगर मैं इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दूं, मतलब रेट कांस्टेंट को तो कोई लेना देना नहीं है, t हाफ इंटू ln ऑफ A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस A नॉट बाई 2। ये देखो A नॉट में से A नॉट बाई 2 जाएगा, कितना बचेगा? A नॉट बाई 2 बचेगा। तो K इज इक्वल टू आ जाएगा 1/T हाफ ln ऑफ A नॉट अपॉन A नॉट बाई 2। तो बेटा A नॉट से A नॉट तो कैंसल, 2 चला जाएगा ऊपर, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा 1/T हाफ लाइफ टाइम ln ऑफ 2। ln 2 का वैल्यू बेटा होता है 0.693। तो यहां से मैं कह सकता हूं T हाफ इज इक्वल टू 1/K इंटू ln 2, और ln 2 सिंस ln 2 का बेटा वैल्यू जो होता है 0.693, तो आपके पास T हाफ निकल करके आएगा दैट इज 0.693 अपॉन K रेट कांस्टेंट। ये हाफ लाइफ टाइम हो गया। मींस हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन टी हाफ और कंसंट्रेशन का, तो यहां पर कोई रिलेशन ही नहीं मिलेगा, मतलब कांस्टेंट चलेगा टी हाफ या कंसंट्रेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है भाई। रेट कांस्टेंट दे देता है और आपसे पूछ लेता है हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन करता है कि वो किस
ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। उसके बाद से आपसे अलग अलग चीजें पूछ सकता है, लाइफ टाइम पूछ सकता है, हाफ लाइफ टाइम पूछ सकता है, टाइम टी पर कंसंट्रेशन पूछ सकता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना बना ये पूछ सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, इनिशियली कितने थे, ये सब चीजें वो पूछ सकता है। तो आपने जीरो ऑर्डर के लिए देखा और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ये हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का और लिख लो आप, इसको और नोट कर लो, फिर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स और ग्राफ बताता हूं आपको। सर नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए। लिख गया क्या ये? यस सर। देखो, अगर इसके ग्राफ्स की बात की जाए तो अलग अलग तरह के ग्राफ्स बनते हैं इसके। जैसे मैं कुछ ग्राफ्स आपको बना करके दिखा दे रहा। ये ग्राफ नंबर 1 के लिए हो गया, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, 4, 5, 6, 6 ग्राफ बना करके बताता हूँ आपको। देखो, पहला ग्राफ जो हम लोग बना रहे हैं वो बना रहे हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में। तो हमें पता है कि रेट जो है फर्स्ट ऑर्डर में किसी कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंडेंट है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ जो बनेगा वो ये बनेगा, आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंडेंट होता है। बट अगर रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बने तो बेटा रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ के लिए जो फॉर्मूला आपको पता है, आर इज इक्वल टू के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। भाई ये आपके पास रेट ये भी आया था, तो अगर इसके टर्म्स के हिसाब से आप टाइम पर जा रहे हो तो बेटा वो नेगेटिव एक्सपोनेंट का ग्राफ है, और नेगेटिव एक्सपोनेंट का ग्राफ जो है बेटा वो पैराबोलिक शेप में जाता है, या रेक्टेंगुलर पैराबोला बोल सकते हो, डिक्रीजिंग का।
तो जिसका आप जो भी ग्राफ बनाओ बेटा, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, मतलब किस कॉन्सेप्ट के, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाई, नेगेटिव एक्सपोनेंट का ग्राफ। अगर इसी तरीके से मैं ग्राफ, थर्ड ग्राफ बनवाऊं, ये ग्राफ नंबर 2, थर्ड ग्राफ में बना रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। तो बेटा मुझे पता है कि AT इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ए नॉट ई की पावर माइनस KT, ये भी इसी फॉर्मेट में है। तो इसका भी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ भी ये हमारे पास डिक्रीजिंग जाएगा कुछ इस तरीके से। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट का ग्राफ चलेगा, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट के ग्राफ ऐसे बनते हैं, पॉजिटिव वाले में बेटा ऊपर की तरफ जाएगा ये, और नेगेटिव वाले में डाउनवर्ड जाएगा। तो ये आपके पास हो गया। ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 4 जो हम लोग बना रहे हैं वो बना रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में। तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए आपको याद हो तो फॉर्मूला जो हमारे पास आया था वो ये आया था, ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस KT, ये आया था। अब भाई अगर जैसे जैसे ये बढ़ेगा, मतलब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में आ गया ना, ई की पावर माइनस KT है, 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर इसका वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये R जो है वो हमारे पास कम होता जाएगा। ठीक है, R जो है वो रियलिटी में, क्योंकि 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे मान लो 0.2 है, अगर ये 0.3 हो जाएगा तो 1 से सब्ट्रैक्ट करने पे वो 0.7 बचेगा, 0.2 पर करने पर ये 8 बचेगा। तो ये कुछ इस तरीके से E का वैल्यू जितना हमारे पास बढ़ रहा है, R उतना डिक्रीज कर रहा, या आप ऐसे समझ लो कि इसमें 1 माइनस के फॉर्मेट में है। अगर हमारे पास 1 माइनस के फॉर्मेट में एक्सपोनेंट आता है तो ग्राफ कुछ इस फॉर्म में जाएगा, कुछ इस तरीके से। और एक एक और ग्राफ, ग्राफ नंबर 5, बिटवीन हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट के बीच में। तो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। कोई लेना देना नहीं है, कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, टी हाफ एक फिक्स पॉइंट पे चलता रहेगा, उसे इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। एक लास्ट, ये आपको करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस टाइम के बीच में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं तो होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस KT, ये होगा। तो इसका ग्राफ आप बना सकते हो, 1 माइनस जा रहा मतलब कि ऊपर की तरफ, इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा। तो ये कुछ ग्राफ हैं जो आप बना भी सकते हो और याद भी रख सकते हो, क्योंकि ग्राफ डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। 4 ग्राफ आप उसको दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर वाला है, या फर्स्ट ऑर्डर को कौन फॉलो कर रहा है इन 3-4 में से। अब इसमें अलग अलग तरह के वेरिएशन वो कर सकता है, जैसे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में ये ग्राफ है, अब वो ये ग्राफ बना दे, और इसके अलावा ये 4 ग्राफ और बना दो, सब में लिख दे कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का है। तो पहचानने के लिए आपसे बोल सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर का कौन सा करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ग्राफ से रिलेटेड। देखो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर, ये 4 तरीके से आप काइनेटिक्स को समझोगे। इनमें क्या हाफ लाइफ टाइम के फॉर्मूले बन रहे हैं, क्या लाइफ टाइम के लिए चीजें आ रही हैं, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हो रहा है, आफ्टर टाइम टी पर कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, इनके ग्राफ कैसे बन रहे हैं और इनके एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, इन जैसे ही मैं 3-4 आपको पढ़ा दूंगा, मतलब जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फिर मैं आपको इस पर बेस्ड अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इन फॉर्मूले पर बेस्ड कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बच्चों क्या नोट कर लिया आपने ये?
डू फास्ट। बच्चों बना लिया ये? सर ये लास्ट वाले में सर कोई लाइन वगैरह नहीं है। ये है ना लास्ट वाला, ये बना दो इसको ऐसे। ओके सर। यस सर हो गया। सभी बच्चों का बन गया? कोई बना तो नहीं रहा? सर देखो, अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए, फर्स्ट एग्जांपल, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है बेटा, मोस्टली न्यूक्लियर रिएक्शन इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच a element convert into another element by decaying alpha, beta and gamma rays. ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जिस फॉर्मेशन से होता है, जिस तरीके से किसी बैक्टीरिया का डिके या इसका ग्रोथ होता है, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए होता है। मतलब इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन होती है। Inversion of cane sugar, this is the most important example. Inversion of cane sugar. केन सुगर भाई आपको पता है कि सुक्रोज हम लोग C12H22O11, ठीक है, और इसको जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों के सेम फॉर्मूले कैसे हैं? बेटा ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है, आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि भले ही इन दोनों के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में डिफरेंट होता है। ये एक में डेक्स्ट्रो होता है, एक में लीवो होता है। ये सब आइसोमेरिज्म में, जो अभी मंडे से आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगा उसमें बताऊंगा आपको ये सब चीजें। फोर्थ जो बेटा होता है एस्टर का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर।
ये सब ऑर्गेनिक में आपको ध्यान, जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा देखो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो ये सब चीजें बीच बीच में आएंगी। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, CH3 COO C2H5, ये आपने एक एस्टर ले लिया और आप इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हो एसिडिक मीडियम में, तो ये आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में देता है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, ये सब्सटेंस देता है। और भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे डायएजोबेंजीन क्लोराइड जो होता है उसका आप डीकम्पोजिशन करा दो, ये भी फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करता है। इवन नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं N2O5, इसका जो डीकम्पोजिशन होता है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का जो डीकम्पोजिशन होता है, दीज ऑल्सो आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बट आप 3-4 ही एग्जाम्पल याद रखो। लिख गए ये एग्जाम्पल्स? यस सर। देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो। जैसे पहला पॉइंट है कि इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज will react in equal time interval। जैसे मान लीजिए आपने सब्सटेंस अगर 100 लिया है और 10% के रेट से चल रहा है 10 मिनट में, तो वो इनिशियल वाले से नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए 90 हो गया, तो नेक्स्ट टाइम पर इसी का 10% होगा। इसका नेट मतलब 90%, 90 जो अमाउंट बचा होगा फिर वो उससे कम होगा, यानी कि इस बार ये बचेगा 81। फिर ये आपके पास इसका जब 10% लॉस होगा तो ये आपके पास 10 मिनट बाद ये बचेगा 72.9, यानी कि 81 का 10% कम होगा। सिमिलरली बस इस तरीके से ये चलता जाएगा। मतलब जब लास्ट में जब आपके पास अमाउंट बचेगा 1, तो वो 1 का 10% खत्म करेगा, फिर उसका 10% खत्म करेगा और धीरे 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 बहुत इन्फिनाइट टाइम तक लेकर के जाएगा पूरे अपने आप को खत्म करने में। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए पता क्या करते हैं, अगर जैसे कहीं पर अगर ये मेंशन है कि 99% सब्सटेंस खत्म हो गया, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो 100% ही हो गया, फिर अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो 99 के बाद जो 1 बचने वाला है वो भी धीरे धीरे अपने आप को डिके करता रहेगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा, कन्वर्ट होगा बहुत धीमे। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट है कि जो कंसंट्रेशन इसमें होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैथ्स वाले बच्चों को ये बात समझ आ जाएगी जल्दी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल फॉर्म आ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटा क्या होती है कि जिसमें रेशियो कॉमन होता है। रेशियो कॉमन जैसे मैं बोलूं
कि 2, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 8। तो 4 को 2 से डिवाइड कर लो और 8 को 4 से डिवाइड कर लो, रेशियो आपको सेम मिलेगा। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जैसे इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर टाइम 0 पर जो कंसंट्रेशन है वो ए नॉट है, तो टाइम टी पर कंसंट्रेशन कितना आया था, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अगर मैं टाइम 2t पर पूछूं तो कितना हो जाएगा, ए नॉट ई की पावर माइनस 2 के टी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इन 3 टर्म्स में अगर आप थर्ड वाले को सेकेंड से और सेकेंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो रेशियो सेम मिलेगा, ई की पावर के टी। ए नॉट से ए नॉट तो कैंसिल होनी है और ई की पावर जो माइनस के टी ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। या तो इस तरीके से चाहे आप सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड कर दो और थर्ड से सेकेंड को डिवाइड कर दो, आपको रेशियो सेम मिलेगा, कॉमन रेशियो मिलेगा। तो इनमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो होता है। ये अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा इसी के अंदर, जब ये सारे ऑर्डर के काइनेटिक्स हो जाएंगे। टॉपिक बेटा रहेगा कि एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते किसी रिएक्शन का ऑर्डर पता कर रहे होते कि किस तरीके से वो डिपेंडेंट होगा, तो वो एक्सपेरिमेंटल कुछ अलग अलग तरह के मेथड होते हैं हमारे पास। तो उसमें फिर मैं आपसे कहूंगा कि भाई एक मेथड ये भी होगा कि चेक करो कि कहीं कॉमन रेशियो वाला टर्म तो नहीं आ गए, कहीं पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं बन गई। 0 ऑर्डर में एपी बनी है और सेकेंड ऑर्डर में देखो, फर्स्ट ऑर्डर में जो है वो जीपी बनी है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। तीसरा पॉइंट आप इसमें ये कह सकते हो कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट ही नहीं होता है। थर्ड पॉइंट मैं इधर ही लिख दे रहा कि जो इसका हाफ लाइफ टाइम होता है टी हाफ जो है वो इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। तो लिख लो ये सभी पॉइंट। नोट कर लिया ये? यस सर। देखो फर्स्ट ऑर्डर के कुछ न्यूमेरिकल्स जब मैं आपको कराऊंगा तो बेटा उन न्यूमेरिकल्स के लिए मैं पहले से आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, कुछ शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप हेडिंग डाल लो SRK ट्रिक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सर SRK मतलब क्या है सर? बेटा हमारा नाम है। देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर इस तरीके से चल रहा है, मान लो कि इनिशियली मान लीजिए ए नॉट कंसंट्रेशन है, आफ्टर टाइम टी हाफ वो कितना बचेगा अपना जस्ट आधा, बट आफ्टर टाइम टी हाफ जो होगा मतलब इस कंसंट्रेशन के आधे टाइम बाद कितना हो जाएगा, ये ए नॉट बाय 4 हो जाएगा। फिर आफ्टर टाइम टी हाफ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट बाय 8। फिर आफ्टर टाइम टी हाफ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट बाय 16। इस तरीके से मतलब क्या है कि जैसे आपको मैंने बोल दिया किसी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम जो है वो 1 घंटा है। आपने 100 ग्राम सब्सटेंस लिया, 1 घंटे बाद वो 50 हो गया। फिर वो एक दूसरे मतलब जो दूसरा घंटा स्टार्ट होगा वो 50 से 0 नहीं होगा, फिर वो होगा 25, फिर वो होगा 12.5, फिर वो होगा 6.25। इस तरीके से
मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि पहले वाले टी हाफ पर, फर्स्ट टी हाफ पर क्या होगा, फर्स्ट टी हाफ पर वो 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, यानी जो भी आप सब्सटेंस लोगे उसका 50% खत्म हो चुका होगा। जब सेकंड वाला टी हाफ होगा, सेकंड टी हाफ पर क्या होगा, सेकंड टी हाफ पर वो अपने आप का ओनली 75% कंप्लीट कर पाया होगा। अगर थर्ड वाला लिया जाए, थर्ड टी हाफ लिया जाए, तब हमारे पास कितना हुआ होगा, वो 87.5%, यानी कि जस्ट उसका 12.5 और बढ़ गया होगा। फिर अगर मैं फोर्थ वाला टी हाफ पे बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, फोर्थ टी हाफ पर वो अपने अमाउंट का 93.75%। ये कैसे हो रहे हैं बेटा, पहले वाला तो समझ में आ गया होगा 50%, सेकेंड वाला मैंने कैसे किया, 50 तो हो चुका था प्लस 25%, थर्ड वाले में मैंने क्या किया, 50 और 25% हो चुका था प्लस 12.5 और बढ़ा, फिर नेक्स्ट वाले में 50 प्लस 25 प्लस 12.5 और खत्म हो चुका था प्लस 6.25 और खत्म होगा। मतलब कि हर, जैसे मैंने आपको बता दिया कि टी हाफ जो है वो इस तरीके से चलेगा, या कंसंट्रेशन इस तरीके से चेंजेस होंगे। कभी कभी उल्टा बोल देता है, जैसे इसी चीजों में मतलब ऐसे बोल दे कि जैसे आपको पता है कि 50% कंप्लीट जो होता है वो पहले टी हाफ पे होता है, तो 75% जो है वो कितने, सेकेंड टी हाफ पे हो रहा है, 87.5% कितने पर हो रहा है, थर्ड टी हाफ पर हो रहा है, 93.25% कितने पर हो रहा है, फोर्थ टी हाफ पर हो रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा भी दे देता है कि अगर किसी रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन था 100 मोल पर मिलीलीटर और उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा था वो रिएक्शन, और वो कहे कि इसका हाफ लाइफ टाइम जो था वो था 30 मिनट, तो बताओ 150 मिनट पर कंसंट्रेशन कितना होगा, या उल्टा दे देंगे इतने कंसंट्रेशन का खत्म होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो ये दो तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं, आप इसको दोनों वे में सोच सकते हो कि टी हाफ के टर्म्स में अगर आपसे बोल दे परसेंटेज, या परसेंटेज आपसे पूछ ले टी हाफ देकर, या टी हाफ देकर परसेंटेज पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो किसी भी तरीके से। इसके बाद एक और लिखो, ये लिख लिया ना सभी ने, कोई नोट तो नहीं कर रहा ना, बोलो सबने लिख लिया, कोई लिख तो नहीं रहा। नो सर। यस सर, लिख लिया। देखो नंबर 2 पॉइंट, अगर इनिशियल, लिखते चलना सभी बच्चे, इफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन initial and final concentration is given in the problem एक सेकेंड, Nandini, who are you? नंदिनी कौन हो आप? If initial and final concentration is given in the problem, हाँ तो नंदिनी पर्सनल मैसेजेस भी कर रही है, तो कह रही है व्हाट इज सेटल्स, मतलब ऐसे ही कोई और है। वो सभी बच्चों को परेशान कर रही है वो नंदिनी नहीं है, शायद कोई और ही है, वो पता नहीं कौन दूसरे नेम से आ रहा है या फिर। इफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज गिवन इन द प्रॉब्लम, और आपको कैलकुलेट करना हो रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल, ठीक है,
तो आप कैसे निकालोगे? ए नॉट अपॉन ए एफ इक्वल टू 2 की पावर n। इस तरीके से आप निकालोगे, जहां पर n होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। एक इसमें ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, n इंटू टी हाफ इक्वल टू टोटल टाइम जितना गिवन हो, तो टी हाफ से डिवाइड कर दोगे तो पता पड़ जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम है, तो आपको रेशियो मिल जाएगा। दूसरा इसमें एक और लास्ट नोट, इसको भी लिख लेना कि व्हेन एनी जनरल टाइम एंड टी हाफ और रेट कांस्टेंट इज गिवन, then we will also use this formula n into t half equal to t given, और सेम फॉर्मूला मतलब a नॉट अपॉन ए एफ इक्वल टू 2 की पावर n, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ये दो ट्रिक और लिख लो जिस पर बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। कल की क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, फिर हम लोग आएंगे सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर। ठीक है, उसको नोट कर लो।